हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। निम्न में से किसकी जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? एलिसा टेस्ट किसकी जांच के लिए किया जाता है? विकल्प आपका यहाँ पर सी से होता है एड्स के लिए। एड्स रोग के इलाज के लिए एलिसा टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे टेस्ट हैं, तो इसमें एक एलिसा टेस्ट है और ये जो है इसका एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉल्वेंट ऐसे, ये है पूरा, यहाँ से लेकर के ये इस तरीके से जा रहा है। तो एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉल्वेंट ऐसे है ये। और अगला क्वेश्चन है, पीत क्रांति संबंधित है किसके उत्पादन से? पीत क्रांति या पीली क्रांति? तो ये पीली क्रांति, विकल्प आपका सी से होता है, तिलहन उत्पादन से संबंधित है। एक एक करके सारी चीज़ों को हम क्लियर करते हुए चलेंगे। खाद्यान्न से संबंधित ये है हरित क्रांति। हरित क्रांति का संबंध मिलने कृषि क्षेत्र के उत्पादन से होता है और इसमें जो तकनीक है, कृषि क्षेत्र में उत्पादन तकनीकी के सुधार और कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने से संबंधित है हरित क्रांति। और आपको बताते चलते हैं, हरित क्रांति से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? ये मैक्सिको के वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। किसका है? नॉर्मन बोरलॉग का है। और अगर भारत की बात करते हैं तो भारत के हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। कौन है? भारत के हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है। ठीक है। और बात करेंगे यहाँ पर पीली क्रांति की, तो पीली क्रांति, पीत क्रांति, ये खाद्य तेलों और साथ ही साथ में तिलहन फसलों के उत्पादन के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास से संबंधित है। और बात करेंगे अगर यहाँ पर दुग्ध की, तो ये श्वेत क्रांति से संबंधित है। दूध के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न करके उत्पादकता बढ़ाने का कार्यक्रम श्वेत क्रांति के अंतर्गत किया जाता है और इसी को श्वेत क्रांति का नाम दिया गया है। ठीक है। और आपको यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताते चलते हैं। श्वेत क्रांति की गति को और तेज करने के उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड नामक योजना आरंभ की गई। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, बाढ़ से संबंधित नहीं है। और आपको बताते चलते हैं, इस क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? ये भारत के हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन को दिया जाता है। किसको? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को दिया जाता है। करेक्ट। इतने पॉइंट क्लियर हो गए। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं नीली क्रांति की। क्यों? क्योंकि ये देखिए मत्स्य है ना, तो ये मत्स्य उत्पादन जो है नीली क्रांति से संबंधित है। मछली उत्पादन के क्षेत्र में जो प्रगति हुई उसे हम नीली क्रांति के नाम से जानते हैं। चलिए यहाँ पर कुछ और एक्स्ट्रा भी बता देते हैं। 4 के अलावा भी बात करेंगे गुलाबी क्रांति की। तो गुलाबी क्रांति मांस व्यापार के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है उसे हम गुलाबी क्रांति के नाम से जानते हैं। और आगे देखेंगे स्लेटी क्रांति है। स्लेटी क्रांति सिल्वर, ये अंडे उत्पादन के क्षेत्र में वृद्धि से संबंधित है। स्लेटी क्रांति या सिल्वर रेवोल्यूशन। और भूरी क्रांति एक आता है। भूरी क्रांति ये गैर परंपरागत ईंधन के उत्पादन के क्षेत्र में जो क्रांति हुई है उसे भूरी क्रांति के नाम से जानते हैं। और भूरी क्रांति में ही उर्वरक उत्पादन भी है। अगर मैं सही हूं तो आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत है। जितने भी आप देखेंगे पूरी मतलब सुपर डुपर हिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ये सीरीज होगी हमारी पूरी। एक भी क्वेश्चन आप ऐसा नहीं कर सकते जो कि इंपॉर्टेंट ना हो। सामान्य मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है? सामान्य मानव शरीर का तापक्रम, विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है। यहाँ पर सभी फ़ारेनहाइट में दिया है और आपको मैंने फ़ारेनहाइट में बताया भी है, तो कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो सबसे पहले चीज़ तो ये है कि इसमें कोई भी ऐसा विकल्प हो जो कि लिखा हो कि कोई नहीं, या फिर यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना है। तो चलिए करेक्ट की तरफ हम चलते हैं। क्या है? देखिए, मानव शरीर का जो सामान्य तापक्रम है, अगर हम सेल्सियस की बात करते हैं तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, 37 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन अगर इसे हम फ़ारेनहाइट में व्यक्त करते हैं तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। और इसका भी मैंने बताया था 37 का जो एग्जैक्ट है 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। ठीक है। और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था फॉर्मूला वेस्ट में, तो सेल्सियस और जो फ़ारेनहाइट स्केल है उसमें क्या फॉर्मूला होता है? F-32/180 इज इक्वल टू C/100 होता है। F-32/180 बराबर C/100 होता है। ये है, इसी के आधार पर पूछा गया था आपसे एग्जाम में, एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नहीं याद है। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश
शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है वो कौन सी है? किस वर्ष से किस वर्ष तक? यहां पर आपका विकल्प किस वर्ष तक दी जा रही है तो 14 वर्ष तक है, करेक्ट। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 2007-2008 में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कुछ लक्ष्य बनाया था। इसमें इनका लक्ष्य था, पहला लक्ष्य था, आप ध्यान से देखिएगा, 6 से लेकर के 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों का नामांकन करना है और साथ ही साथ में 1 से लेकर के 8 तक के लगभग जितने भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण करना है और निःशुल्क यूनिफॉर्म देना है। और इसी में एक था इनका 6 से लेकर के 14 आयु वर्ग की विद्यालय न जाने वाली जो अपवंचित वर्ग थे, इनकी बालिकाओं को कक्षा 6 से 8 तक की निःशुल्क आवासीय शिक्षा हेतु कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की स्थापना करना। और इसी में ही था, पहला आपको मैंने बता ही दिया, 6 से लेकर के 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों का नामांकन था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखिए बड़ा ही आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, कोट मैंने यहाँ पर नहीं लिखा लेकिन हम आपको यहाँ पर सुमेलित करके बता देंगे। कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखना है। अगर आपको सफलता सीरियसली चाहिए, उसके लिए अगर सीरियस हैं तो आपको ये पूरा क्वेश्चन कवर करना चाहिए। देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है यहाँ पर, तो भाई हम मिला लेते हैं। कैसे? देखिए बटेश्वर ये मेला दिया है और यहाँ पर आयोजन स्थल, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेला आपके एग्जाम में आता ज़रूर है। तो देखिए ये देखिए यहाँ पर ये बटेश्वर है, देवा शरीफ है, हरिदास जयंती है, नौचंदी मेला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर बटेश्वर मेला, ये कहाँ पर लगता है? बटेश्वर मेला ये लगता है आगरा, 1-3 से मिला दीजिए, ये सही में होगा आपका 3-1 4-2 मिलान करिए। अब देवा जो शरीफ मेला है वो कहाँ पर लगता है? देवा शरीफ ये चलता है इधर, आप बाराबंकी चले चलिए, देवा शरीफ ये बाराबंकी, मिलान कर दीजिए। अरे भाई ये रहा, ये हरिदास जयंती इसको मिला दीजिए वृंदावन से, ये रहा हरिदास जयंती, ये वृंदावन, ये रहा, हमको दिख ही नहीं रहा। नौचंदी हो जाता मेरठ, तो 3-1 4-2 हो गया आपका भाई सही। अब चलिए हम आपको एक ही चीज़ क्लियर करके यहाँ पर बताते चलते हैं। जो नौचंदी मेला है मेरठ, नौचंदी मेला ये मेरठ में आयोजित होने वाला मेला है और इस मेले में हिंदू और मुसलमान लोग समान रूप से एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में भाग लेते हैं, क्योंकि मेले में एक और नौचंडी देवी का मंदिर है और दूसरी ओर विश्व प्रसिद्ध संत सैयद सालार की दरगाह है। तो यहाँ पर दोनों लोग मिलते हैं, सैयद सालार की दरगाह है और यहाँ इधर पे आपका ये नौचंडी देवी का वो है मंदिर है। ठीक है, ये हो गया। अब बटेश्वर की बात करते हैं। बटेश्वर मेला, ये मेला कहाँ पर लगता है? ये आगरा जनपद में लगता है। बटेश्वर मेला आगरा जनपद में लगता है और ये बटेश्वर नामक स्थान पर यमुना नदी के किनारे लगता है, प्रतिवर्ष लगता है। हरिदास आपको बताया मैंने, ये वृंदावन में मनाया जाता है और बचता है ये देवा शरीफ, ये यहाँ पर लगता है बाराबंकी में। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, देवा शरीफ ये प्रसिद्ध सूफी संत वारिस अली शाह की दरगाह पर प्रतिवर्ष बाराबंकी में इस मेले का आयोजन किया जाता है। तो कम से कम अगर मेला ना पूछ करके किसकी दरगाह पर कैसे क्वेश्चन करा जाए तो भी आपका यहाँ पर क्लियर हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किसने किया? विकल्प डी से होता भारत में है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले भारत में किया गया और सिंधु सभ्यता में इसके अवशेष भी मिले हैं। और सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख उद्योग था वो क्या था? वो सूती वस्त्र उद्योग ही था। क्या था? सूती वस्त्र उद्योग था। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल सही है, विकल्प आपका यहाँ पर डी से होता है, सिक्किम में है। नाथुला दर्रा ये सिक्किम राज्य में स्थित है और यहाँ से आप ये देखेंगे दार्जिलिंग और चुम्बी घाटी होकर के तिब्बत जाने का मार्ग है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आप जोजिला दर्रा, काराकोरम दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर लद्दाख क्षेत्र में है, काराकोरम श्रेणी पर, और जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, जास्कर श्रेणी में है। पीर पंजाल ये जम्मू कश्मीर राज्य में है, दक्षिण पश्चिम में स्थित है। बनिहाल दर्रा ये भी जम्मू कश्मीर में है। और अच्छा ये बताइए, ये इसमें अरुणाचल में कौन सा है? बोमडिला दर्रा है, बोमडिला दर्रा उत्तर प्रदेश में। सिक्किम में ही आपका ये है, जैलेपला है।
नीति दर्रा कहाँ पर, उत्तरांचल में है, और माना दर्रा ये भी उत्तरांचल में है, बाड़ालाचा हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कुछ दर्रे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ से भी क्वेश्चन एक पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, वायुमंडल में ओजोन परत क्या काम करती है? वायुमंडल में ओजोन परत, जो ओजोन लेयर है, ये क्या काम करती है? विकल्प आपका सही हो जाता है, पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी जीवन की रक्षा करती है। वायुमंडल में ओजोन परत पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। और आपको बताते चलते हैं, क्षोभ मंडल, यानी कि जब क्षोभ मंडल से ऊपर जाएंगे क्षोभ सीमा आती है, इसके ऊपर समताप मंडल स्थित है, इसके ऊपर समताप मंडल है, और यहीं पर ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, तो ओजोन परत क्या काम करती है? सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उसको अवशोषित करके मानव जीवन की रक्षा करती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता, फर्स्ट डे सेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाता है, विकल्प डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। आपको बताते चलते हैं, 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को सुबह सुबह 11 बजे संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन प्रारंभ किया गया। कहाँ पर? वर्तमान संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में, जो कि मैंने आपसे क्वेश्चन में पूछा था। ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। तो सबसे पहले आचार्य कृपलानी खड़े हुए थे और उन्होंने संविधान के अस्थायी अध्यक्ष पद के लिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि सबसे वयोवृद्ध सदस्य थे, इनका नाम प्रस्तावित किया था। और डॉक्टर सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी सदस्य जो अध्यक्ष था वो चुन भी लिया गया। ठीक है, और फिर उसके बाद आप जानते हैं 11 दिसंबर 9 के बाद 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित हुए थे। ठीक है, तो ये है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट आप सभी की स्क्रीन पर, नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। आप सभी बताएंगे क्वेश्चन का कलेक्शन आपको कैसा लग रहा है, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो दिल से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। ज़्यादा नहीं, अपने 5 दोस्तों में शेयर करना। अपने जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है आप शेयर नहीं करेंगे, आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा ना। हम जी जान से मेहनत करेंगे, लेकिन आपको साथ साथ में सपोर्ट तो करना ही होगा ना। हाँ बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, एक एनर्जी मिलती है भाई, तो ज़रूरी है ना, कुछ तो ज़रूरी है, मोटिवेशन, एनर्जी। बिल्कुल, आगे, नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। बिल्कुल सही, विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाता है, सी, सूचना का अधिकार। सूचना का जो अधिकार है नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। काम का अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन, मद्य निषेध, ये सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित हैं। आपको बताते चलते हैं, संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में उल्लेख किया गया है। किसमें? भाग 4 में। और आपको ये भी बताते चलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये संविधान में कहाँ से लिया गया, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो उत्तर आपका हो जाएगा आयरलैंड से लिया गया। कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया है ये। डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में जानते हैं नीति निर्देशक तत्व क्या है? ये भारत के संविधान की अनोखी विशेषताएं हैं जिसमें एक कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य अंतर्निहित है। ये इन्होंने कहा था। डॉक्टर अंबेडकर किस लिए बताया है कि बड़े इंपॉर्टेंट है, संविधान से रिलेटेड, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो कहीं पता चले कथन ही ना पूछ लिया जाए। क्वेश्चन है, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन राष्ट्रपति को संस्तुति भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है। राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत से, राज्यों और केंद्र के बीच करों के बंटवारे से। तो विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, ए और बी दोनों से। विकल्प आपका डी सही होता है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 280(3) के तहत है, ये जानते रहिए। अगला क्वेश्चन है, आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? आयात, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जानते हैं? विकल्प आपका सी सही होता है, कस्टम ड्यूटी। आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को हम सीमा कर कहते हैं। देखिए, आप जानते रहिए, केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार मुख्य रूप से 3 कर लगाती है। केंद्र सरकार मुख्य रूप से 3 कर लगाती है, उन्हीं से उसे समस्त कर राजस्व की प्राप्ति होती है। और ये कर है, आयकर है, इनकम टैक्स, सीमा कर, कस्टम ड्यूटी, और
केंद्रीय उत्पाद शुल्क है। ये भारत में लंबे समय तक सीमा शुल्क केंद्र सरकार के राजस्व का सबसे मुख्य स्रोत रहा है। अब यह स्थान केंद्रीय उत्पाद शुल्क ने ले लिया है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, जो ट्रांसफार्मर होते हैं प्रयुक्त होते हैं किसके लिए? ट्रांसफार्मर आपको मैंने बताया था एक बार, आप लोगों ने AC और DC दोनों पर सही लगाया था विकल्प में, लेकिन AC ही होगा इसमें, तो विकल्प आपका DC होता है। AC वोल्टेज का उपचयन और अपचयन करने के लिए किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है। ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, ये जानते रहिएगा ये सिद्धांत। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और ये एक ऐसा यंत्र है जो जो AC वोल्टेज है ना, इसको निम्न AC वोल्टेज में, उच्च AC वोल्टेज को निम्न AC वोल्टेज में और निम्न AC वोल्टेज को उच्च AC वोल्टेज में बदल देता है। ये इसका काम है मेन। तो ध्यान रखिएगा, केवल AC DC इसमें जुड़ना ही नहीं है, आपको बताना ही नहीं है। उच्च AC को निम्न में, निम्न को, ठीक है, बात समझ आ गई। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। देखिए, ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, एक अपचाई ट्रांसफर होता है और एक उच्चाई ट्रांसफर होता है। तो आपको दोनों, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है आपको बताना है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? विकल्प आपका ए सही होता है, सौर सेलें होती है। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत सोलर सेल होती है, जो कि सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करती है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा, मृतक घाटी जानी जाती है किस लिए? मृतक घाटी किस लिए जानी जाती है? मृतक घाटी किस लिए जानी जाती है? अत्यधिक उष्णता के लिए। आपको अब यहां पर बताते चलते हैं। मृतक घाटी, डेथ वैली, उत्तरी अमेरिका में सबसे गर्म जलवायु दक्षिण पश्चिम में स्थित मृत्यु घाटी में ही पाई जाती है, डेथ वैली में। यहाँ ग्रीष्मकालीन जो तापमान होता है 55 से लेकर के 56 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। बहुत ज़्यादा भाई, इसीलिए इसे मृतक घाटी के नाम से जानते हैं। और किस लिए जानते हैं मृतक घाटी? ये अत्यधिक गर्मी के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? विकल्प बी सी होता है वैग्युला धारा। दक्षिण अटलांटिक महासागर की धाराओं में दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा होती है, जो कि गर्म है। दूसरी हम बात करेंगे ब्राज़ील की धारा, वो भी गर्म है। तीसरी है फॉकलैंड की धारा, ये ठंडी होती है। फिर पश्चिमी पवन प्रवाह, वो भी ठंडी है। वैग्युला की धारा, ये भी ठंडी है, शीतल धारा है। गिनी के तट की धारा, वो भी ठंडी है। और कैनरी धारा उत्तरी अटलांटिक की ठंडी धारा है, ठीक है। और ये पुर्तगाल के तट से अफ्रीका, मोरक्को, पश्चिमी सहारा तक ये चलती है, कैनरी है। ये पूछा जाता है कैनरी जो धारा है ये कैसी धारा है? कैनरी ये ठंडी है। नेक्स्ट आ जाइए, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, मीथेन, जलवाष्प। बिल्कुल सही, विकल्प आपके यहाँ पर बी से होता है। नियॉन जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये एक अक्रिय गैस है, नोबल गैस है। इसका उपयोग मेनली विद्युत संकेतों में, साइन बोर्डों में और समुद्री प्रकाश स्तंभ में होता है। और ये सभी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन है, जलवाष्प, ये सभी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस में ओजोन परत की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? ओजोन परत की सर्वाधिक सांद्रता किस में मिलती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, ये खूब पूछा भी जाता है और आसान भी है। तो आप सभी का उत्तर आ चुका होगा। ये सबसे ज़्यादा इसकी जो सांद्रता होती है समताप मंडल है। विकल्प आपके यहाँ पर ऐसे ही होता है। समताप मंडल ये पृथ्वी की सतह से लेकर 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य में ये पाया जाता है, ओजोन जो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा वनावरण का प्रतिशत किस में है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल, मिजोरम या फिर केरल है? देखिए, हम यहाँ पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 की अगर हम बात करते हैं, देश के अनुसार भारत के राज्यों के क्षेत्रफल में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाला जो राज्य है वो विकल्प आपका सी से होता है, मिजोरम का है। इसमें परसेंटेज की अगर हम बात करते हैं 86.27% है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो कहाँ पर स्थित है? कोलकाता है, लखनऊ है, चेन्नई या फिर नई दिल्ली? विकल्प यहाँ पर कौन सा सही होगा? चलिए फटाफट से आप लोग रिप्लाई करें एक बार। जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे।
हाँ, दिल से वीडियो, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो दिल से लाइक और शेयर आप लोग करिए, ठीक है। चलिए, तो ये विकल्प आपका सही हो जाता है। विकल्प यहाँ पर हमारा सही होता है न्यू दिल्ली, विकल्प डी सही होता है। देखिए NVPGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, लिख देते हैं फुल फॉर्म अगर आ गया, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट और जेनेटिक रिसोर्सेज होंगे, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1977 में हुई थी, 1977 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी, ठीक। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीवाश्म है? निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीवाश्म है? जिंगो बायलोबा, पाइनस, सिलैजिनेला और सिलैजिनेला है, पाइनस, साइकस। बिल्कुल, यहाँ पर हमारा विकल्प ऐसे ही हो जाता है, जिंगो बायलोबा है। ये एक अनावृत बीजी पौधा है और इसे जीवित जीवाश्म कहा जाता है, जीवित जीवाश्म कहा जाता है। इसके पौधे बहुत कम संख्या में मिलते हैं और इसके जीवाश्म भी मिलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, इसलिए जीवित जीवाश्म, समुद्र के तल पर मौजूद जीवों को क्या कहा जाता है? समुद्र के तल पर जो जीव पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्लैंकटॉन्स कहते हैं, न्यूस्ट्रॉन कहते हैं, बेंथोस कहते हैं। तो उन्हें हम कहते हैं बेंथोस कहते हैं। समुद्र के तल पर जो मौजूद जीव होते हैं उनको नितल जीव समूह या फिर बेंथोस कहा जाता है। ये आपका सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान प्रदान करता है, भारतीय संविधान प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है? एकल नागरिकता, दोहरी या फिर दोनों? भारतीय संविधान क्या प्रदान करता है? भारतीय संविधान, विकल्प आपका यहाँ पर ये सही हो जाता है, एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत के प्रत्येक नागरिक की केवल एक नागरिकता है, वह है भारतीय होना उसका, ठीक। आगे बढ़े, और ये संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 तक में वर्णित है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या अर्हता नहीं है? राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या अर्हता नहीं है आपको बताना है यहाँ पर। तो विकल्प आपका कौन सा सही होगा? राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या अर्हता नहीं है, आपको विकल्प बताना है। विकल्प आपका कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है यहाँ पर सही हो जाता है भाई, विकल्प आपका डी सही होता है। संविधान के अनुच्छेद 58(1) में कहा गया है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताओं का उल्लेख इसमें किया गया 58(1) में, जिसके अनुसार उम्मीदवार का पढ़ा लिखा होना अर्हता नहीं है, कम से कम स्नातक उपाधि प्राप्त किया हो ये अर्हता नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है। देखिए ध्यान से देखिएगा, भारत का जो राष्ट्रपति है 56(1) के अनुसार, 56(1) का के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है, और अनुच्छेद 56(2) के अकॉर्डिंग उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देता है, ठीक है। ये दोनों आपका क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? एक क्वेश्चन आपका खेल से पूछा जाता है। विकल्प इसका सही हो जाता है ये चीन है, चीन की राजधानी बीजिंग। चीन के प्रेजेंट टाइम के राष्ट्रपति कौन है आप लोग बताएंगे जल्दी से। क्रिकेट विश्व कप 2019 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? क्रिकेट विश्व कप 2019 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? क्रिकेट विश्व कप 2019 का आयोजन, ये विकल्प आपका यही सही होता है, इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था। और 2023 में क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ पर होना है? 2023 में क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? भारत में किया जाएगा। कहाँ पर होगा? भारत में होगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक फलीदार पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक फलीदार पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक है? फाइकोसाइनिन, लेग हेमोग्लोबिन, फाइकोएरिथ्रिन, एंथोसाइनिन। विकल्प आपको कौन सा सही होगा आप लोग जल्दी से बताइए।
विकल्प यहाँ पर आपका बी सी होता है लेग हेमोग्लोबिन नामक वर्णक फलीदार पौधों की मूल ग्रंथियों जो रूट नोड्यूल्स होते हैं ना उसमें पाया जाता है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक होती हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट आप सभी की स्क्रीन पर। ओरोबैंकी और रेफ्लेसिया, ओरोबैंकी और रेफ्लेसिया का पौधा किस प्रकार का परजीवी पौधा है? ओरोबैंकी और रेफ्लेसिया ये किस प्रकार का परजीवी पौधा है? ओरोबैंकी, रेफ्लेसिया और वेलेनोफोरा ये सभी ये पूर्ण रूप से मूल परजीवी हैं। विकल्प आपका बी से होता है टोटल रूट पैरासाइट है, टोटल रूट पैरासाइट है, एकदम से आश्रित होते हैं जड़ों पर, पैरासाइट्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय राष्ट्रीय हर्बेरियम कहाँ पर है? केंद्रीय राष्ट्रीय हर्बेरियम कहाँ स्थित है? लखनऊ है, देहरादून है, कोलकाता, शिलांग। यहाँ पर हमारा विकल्प सही हो जाता है केंद्रीय राष्ट्रीय हर्बेरियम, ये पश्चिम बंगाल, कोलकाता, ये हावड़ा में स्थित है। ये देश के सबसे बड़े और सबसे पुराने वनस्पति संग्रहालयों में से एक है। विकल्प आपका यहाँ पर सी से होता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? पंपास, प्रेरीज, विल्ड, सवाना। कौन सा विकल्प आपका सही होगा? यहाँ पर हमारा विकल्प ए सही हो जाता है, पंपास कहते हैं दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील में जो स्थित शीतोष्ण घास के मैदान है। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को हम कहते हैं पंपास, और ये मेनली ये इधर के हैं, अमेरिका के अर्जेंटीना है, उरुग्वे है और ब्राज़ील में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है, वन कटाई दर निम्न में से किसमें सर्वाधिक है? वन कटाई दर निम्न में से किसमें सर्वाधिक है? वन कटाई दर निम्न में से किसमें सर्वाधिक है? उष्णकटिबंधीय अंचल के वनों में या फिर मरुक क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय अंचल है? कौन सा विकल्प होगा? वन कटाई दर निम्न में से किसमें सर्वाधिक है ना, तो ये इधर है, उष्ण कटिबंधीय जो अंचल है यहाँ पर वर्तमान में इनमें सर्वाधिक वनों की क्षति हो रही है। विकल्प आपका ए सही होता है। अगला हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, निम्न किसी खाद्य श्रृंखला में सबसे निचला स्तर प्रथम पोषण स्तर किसका होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी खाद्य श्रृंखला में सबसे निचला स्तर प्रथम पोषण स्तर किसका होता है? प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, उत्पादक का या फिर मांसाहारी जीव का? देखिए विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, सबसे निचला जो स्तर होता है प्रथम पोषण स्तर, ये होता है उत्पादकों का, उत्पादक प्रोड्यूसर जो होते हैं। इसके बाद प्रथम उपभोक्ता आते हैं जो शाकाहारी होते हैं, शाकभक्षी होते हैं। ठीक है, जो कि द्वितीय पोषण स्तर को प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद आता है द्वितीय उपभोक्ता, मांसाहारी का स्तर, जो कि तृतीय पोषण स्तर को बताते हैं। एक स्तर आगे ही रहता है, जो मतलब क्योंकि पहला तो उत्पादक का हो जाता है, फिर द्वितीय में जो आगे आते हैं उपभोक्ता, वो एक एक स्टेप इनके आगे चलते रहते हैं स्तर। जैसे अभी मैंने बताया कि जो खाद्य श्रृंखला में सबसे निचला स्तर होता है प्रोड्यूसर का, उत्पादकों का होता है, जो कि मतलब भोजन उत्पन्न करते हैं, जैसे पेड़ पौधे जिसमें आते हैं। इसके बाद आता है प्रथम उपभोक्ता, शाकभक्षी का, जो कि द्वितीय पोषण स्तर है। प्रथम उपभोक्ता होंगे लेकिन इनका जो पोषण स्तर होगा एक आगे होगा, द्वितीय, वो आ जाते हैं द्वितीय पोषण स्तर में। फिर मांसाहारी आते हैं, ऐसे ही इनका तृतीय पोषण स्तर हो जाता है, क्योंकि ये द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। क्लियर है, ये पॉइंट दिमाग में बैठाए रहिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित पर्यावरण का घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित पर्यावरण का घटक नहीं है? मानव निर्मित में बस्ती, ये बस्ती तो मानव निर्मित है, कृषि मानव निर्मित, नदी, ट्रांसपोर्ट भी, नदी यहाँ पर आपका विकल्प सी सी होता है। देखिए जो प्रश्न में दिया है, नदी मानव निर्मित ना होकर के प्राकृतिक रूप से निर्मित है, जबकि ये बस्ती है, कृषि, ट्रांसपोर्ट, ये सभी मानव निर्मित पर्यावरण के घटक हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है? पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पर पाई जाती है? बिल्कुल सही है, विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है। कहाँ पर पाई जाती है भाई? पीर पंजाल श्रेणी जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है पीर पंजाल श्रेणी। अगला क्वेश्चन हमारा, मर्मुगांव पत्तन स्थित है? मर्मुगांव पत्तन कहाँ पर स्थित है? विकल्प आपका सी सी होता है। ये मार्मुगांव पत्तन ये गोवा राज्य में स्थित है। और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो ज्वारी नदी के मुहाने पर ये स्थित है, ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। आप लोगों में एनर्जी पूरी दिख नहीं रही, एक जोश और जुनून बिल्कुल भी दिख ही नहीं रहा है।
जोश और जुनून आपके अंदर जब तक नहीं होगा ना, तब तक आप कुछ पाने की ना एकदम से, जैसे होता नहीं, जब तक आपके अंदर ललक ना हो, पाने की एकदम से भूख ना हो, तड़प ना हो, प्यास ना हो कि मतलब पा ही लेना, बिना पाए मतलब दम नहीं लेना है, तब तक आप पा नहीं सकते हो। ऐसे ना मर मर के चलने से कुछ नहीं होने वाला, जब तक एकदम जिंदा दिली से कुछ किया ना जाए। करना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा, खुद को ना इसमें झोंक देना पड़ता है, तब जाकर के हासिल होता है लक्ष्य। ऐसे नहीं कहा गया है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? नांगल है, सिंदरी, आलवे, ट्रॉम्बे। ये विकल्प आपका सही हो जाता है, सिंदरी में स्थापित किया गया था, विकल्प आपका बी सही होता है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत प्रथम उर्वरक संयंत्र 1951 में बिहार के सिंदरी में स्थापित किया गया था, आपका विकल्प बी सही होता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी है? सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां, विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है। सुंदरबन डेल्टा भारत और बांग्लादेश में विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा ये बनाती है, और इसका निर्माण जो होता है गंगा और ब्रह्मपुत्र, और साथ में यहाँ पर एक नदी और जुड़ती मेघना, तो इन नदियों के द्वारा होता है, विकल्प आपका यहाँ पर ए सही हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन आप सभी स्क्रीन पर, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेट्टा, अनाईमुडी, अमरकंटक या फिर महेंद्रगिरी? मतलब आपका बी सही होता है, अनाईमुडी। अनाईमुडी दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं 2695 मीटर है, और यह कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है, और केरल के किस जिले में स्थित है? तो ये है इदुक्की में स्थित है ये, और साथ ही साथ में यह चोटी पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है, ये भी जानते रहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 2018 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? 2018 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? दीपा मलिक, मीराबाई चानू, सरदार सिंह, दीपा कर्माकर। 2018 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मीराबाई चानू को दिया गया था, और ये किस खेल से संबंधित है? अभी आप लोग जानते हैं, तो ये है वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, भारोत्तोलन, और साथ ही साथ में विराट कोहली को भी प्रदान किया गया था, जो कि क्रिकेट से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन विकल्प में यहाँ पर मीराबाई चानू सही होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2019 में किसे उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया? जुलाई 2019 में उत्तर प्रदेश का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? सही जवाब हो जाता है, विकल्प आपका यहाँ पर बी सही होता है, आनंदीबेन पटेल है। आनंदीबेन पटेल को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया था, और ये गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री भी रही हैं। इनके साथ एक ये भी उपलब्धि है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, चंद्रयान 2 मिशन किस अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया? चंद्रयान 2 मिशन किस अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया? इसका सही जवाब कौन सा होगा? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। चंद्रयान 2 मिशन आप जानते होंगे 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र या श्रीहरिकोटा रेंज के द्वितीय लॉन्च पैड से ये GSLV Mark 3 M1 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। याद होगा, नहीं याद है तो चीज़ें आपके दिमाग में जा चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया किसकी रचना? द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया ये किसकी पुस्तक है भाई? महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, रफीक जकारिया, हेनरी कॉटन। विकल्प आपका सही हो जाता है यहाँ पर, विकल्प सही होता है, विकल्प सी, रफीक जकारिया। आगे बढ़ेंगे, जैविक पर्यावरण में शामिल कौन शामिल है? जैविक पर्यावरण में शामिल है किसी भी पर्यावरण का निर्माण जैविक और अजैविक घटकों से होता है, जिसमें दोनों घटक परस्पर अंतर क्रिया करते हैं। तो जैविक घटकों में आपका आता है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। तो इस तरीके से आपका विकल्प डी सी हो जाता है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाएं शरीर में ऑक्सीजन का संवहन करती हैं, वयस्कों में इनका निर्माण किसमें होता है? बिल्कुल सही, RBC रेड ब्लड कार्पसल्स, इनका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। कहाँ पर होता है? बोन मैरो में होता है। इनका जो निर्माण होता है बोन मैरो में होता है।
ठीक है। वयस्कों में जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, आरबीसी होती हैं, वो अस्थि मज्जा बोन मैरो में विकसित होती है और इनका जीवन काल कितना होता है पूछा जाता है, 120 दिन होता है। रक्त में लाल रंग ऑक्सी हीमोग्लोबिन युक्त रुधिर कणिकाओं के कारण होता है और लाल रक्त कणिकाएं शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करती हैं, ऑक्सीजन को अंदर ले जाने का, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का। यानी कि अगर हम कहें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ढोने का काम करती हैं तो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अगला है, मिथिला लोक चित्रकला का लोकप्रिय नाम क्या है? मिथिला लोकप्रिय, बहुत ये जितने भी आप ईवीएस देख रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम से चुने हुए क्वेश्चंस हैं। मिथिला लोक चित्रकला का लोकप्रिय नाम क्या है? विकल्प आपका सी से होता है मधुबनी, इसे मधुबनी के नाम से जाना जाता है। यह चित्रकला मिथिला क्षेत्र, जैसे कि बिहार का दरभंगा है, मुजफ्फरपुर है, मधुबनी और नेपाल के कुछ क्षेत्रों में ये प्रमुख चित्रकला के रूप में उभरी हुई है, वहाँ पर प्रमुख चित्रकला के रूप में ये जानी जाती है। ठीक है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प आप सभी के सामने, ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? वेरी गुड, यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाता है डी, 26 नवंबर। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, 26 जनवरी आपका उत्तर सही नहीं होना चाहिए। संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को, कब? 1949 को संविधान को अंगीकृत व अधिनियमित किया गया था और जो कि 26 जनवरी 1950 से प्रभाव में आया था, यानी कि लागू हुआ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। मगरमच्छ, नीली व्हेल, घड़ियाल, गंगा की डॉल्फिन। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, गंगा की डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। 18 मई 2010 को, कब? 18 मई 2010 को भारत सरकार के द्वारा उसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, गिद्ध के विलुप्त होने का कारण क्या है? गिद्ध के विलुप्त होने का कारण क्या है? किस वजह से गिद्ध विलुप्त हो रहा है? जलवायु, भोजन न मिलना, दर्द निवारक दवाएं, प्राकृतिक आपदाएं। ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा यहाँ पे? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, दर्द निवारक दवाएं। गिद्ध के विलुप्त होने का मुख्य कारण है बीमार पशुओं को दी जाने वाली दर्द निवारक दवाएं। इन पशुओं के मृत शरीर को खाने से गिद्धों की मृत्यु हो जाती है, जिससे कि ये आज विलुप्त होने की अवस्था में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग जल्दी जल्दी से, एक बार जितने भी स्टूडेंट हमारे देख रहे हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और फास्ट रिप्लाई कीजिए। जल्दी जल्दी से रिप्लाई आपको करना है, एकदम से स्पीड में, पूरे एक्टिव होकर के, ठीक है, रुकना नहीं है, पूरी एनर्जी होनी चाहिए। अगर आप वनडे एग्जाम टारगेट चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो एकदम से जोश और जुनून में होना चाहिए। तो यही एनर्जी आपकी हमेशा बनी रहनी चाहिए। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? विकल्प आप सभी के सामने, आप लोग जल्दी से ऑप्शन चूज करिए। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है विलुप्त के करीब जीव। विलुप्त हो रहे जीव या विलुप्त के करीब जीवों का संबंध रेड डाटा बुक से होता है। रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? IUCN के द्वारा। IUCN का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में। ध्यान दीजिएगा, साइड में जितने भी पॉइंट हम आपको बताते चलते, सभी एग्जाम के लिए आपके क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहां से लिया गया? भारतीय संविधान में विधि का शासन ये विचार कहां से लिया गया? किस देश के संविधान से? अमेरिका, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, इंग्लैंड से लिया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है मिथाइल आइसोसाइनेट। कई बार ये क्वेश्चन करवाया जा चुका है, हमको लगता है इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग रट चुके होंगे। 1984 कब हुई थी? 2 से 3 दिसंबर, मेनली रात को 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। ये बहुत बड़ी आपदा थी जिसमें 4000 से अधिक लोग मर चुके थे और बहुत सारे लोग घायल भी हो चुके थे। और ये किस वजह से हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव की वजह से हुआ था, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है,
भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग ऑप्शन चूज करिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? विकल्प आपका यहां पे सही हो जाता है सी, दिसंबर 2002 को। मेन डेट कौन सी? भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपको बताना है, जल्दी से ऑप्शन चूज करिए। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है डी, अनाईमुडी। अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर है। कहां पर स्थित है? केरल के इदुक्की जिले में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहां पे देखिए, निम्न में से सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला आपको बतानी है, निम्नलिखित में से कौन सी है? अरावली, विंध्य, हिमालय, नीलगिरी। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है ए, अरावली। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा पर्वत है? ये एक अवशिष्ट पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, कब प्रारंभ किया गया? विकल्प के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन यहां पे सही हो जाता है बी, 1973 में, 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया। अच्छा, एक चीज और आपको बताना है, अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? आप लोगों को कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करके बताना है अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है। विकल्प आप सभी को देते हैं, 12 जुलाई, 19 जुलाई, 29 जुलाई, 30 जुलाई। इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? चलिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में फटाफट से रिप्लाई करिए। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फूलों की घाटी अवस्थित है कहां पर? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम, उत्तराखंड में। वेरी गुड, ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है डी, उत्तराखंड में। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। फूलों की घाटी, द वैली ऑफ फ्लावर, ये राष्ट्रीय उद्यान भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है। इसे 1982 में, 1982 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्रदान किया गया था। इस उद्यान को विश्व धरोहर की श्रेणी में शामिल किया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है कहां पर? न्यूयॉर्क, सिडनी, एम्स्टर्डम, नागासाकी। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है सी, एम्स्टर्डम में। ग्रीन पीस एक वैश्विक पर्यावरण संगठन है जिसका मुख्यालय कहां पर है? एम्स्टर्डम, नीदरलैंड्स में। इस संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1971 में। कहां पे हुई थी? कनाडा में हुई थी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है डी, एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। किसमें पाया जाता है? मेनली खट्टे फलों में, नींबू हुआ, आंवला, अमरूद, इन सब में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहते हैं? कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहते हैं? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाएगा बी, माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का ऊर्जा गृह भी किसे कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। यहीं पे एटीपी का निर्माण होता है, ऊर्जा। एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जब ये बॉन्ड टूटता है तो यहां से एनर्जी रिलीज होती है। देवा शरीफ मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? मेला से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जल्दी से बताइए। बलरामपुर, बाराबंकी, बदायूं, बहराइच। तो देवा शरीफ का मेला, विकल्प आपका सही हो जाता है बी, बाराबंकी में लगता है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस निम्नलिखित में से कौन सी नहीं? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम, मीथेन। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाएगा सी, हीलियम ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? भूमंडलीय तापन का कारण, विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। भूमंडलीय तापन का कारण क्या है?
कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि। जो वायुमंडलीय गैसें होती मेनली कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे कि वायुमंडल का तापमान क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है ये। और जो अन्य ग्रीन हाउस गैसें होती है उसमें जलवाष्प, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये सभी शामिल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, सभी शाकाहारी जीव होते हैं, क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन सही हो जाएगा, ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। जो जीव पेड़ पौधे पर आश्रित होते हैं उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो भी जीव पेड़ पौधे पर आश्रित होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता की कैटेगरी में आते हैं। यानी कि सभी शाकाहारी जीव क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। पेड़ पौधे क्या काम करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी कहा जाता है। और जो इन पर निर्भर करते हैं ऐसे जीव को कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, और जो इन पर निर्भर करते हैं वो शाकाहारी होते हैं। नेक्स्ट है, पर्यावरण का जैविक कारक कौन सा है, जैविक कारक पूछा जा रहा है। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाएगा बी, वनस्पति। मृदा, वायु, जल ये सभी पर्यावरण के अजैविक कारक है, और जीवित जीव जंतु, वनस्पति, सूक्ष्म जीव ये सभी जैविक कारक की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है आपका, परिवार कल्याण कार्यक्रम पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। परिवार कल्याण कार्यक्रम पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। परिवार विकास, परिवार नियोजन, सीमित परिवार, आदर्श परिवार। तो विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है परिवार नियोजन। ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है सी, ऑक्सीजन का परिवहन करना। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। लाल रुधिर कणिकाओं में, लाल रुधिराणुओं में, आरबीसी में, रेड ब्लड कार्पसेल्स में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करती है। इसमें हीम लौह अंश पाया जाता है जो इसे लाल रंग प्रदान करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्म जीव उत्तरदायी है। आपको हम ये क्वेश्चन करवा चुके हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, लैक्टोबैसिलस। अभी साइंस का क्वेश्चन मैंने करवाया था। साइंस के ऐसे क्वेश्चन जो ईवीएस में पूछे जाते हैं तो उसमें आपको बताया था लैक्टोबैसिलस। दूध से दही बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, फर्मेंटेशन कहलाती है। इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले जीवाणु लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, जिसमें से लैक्टोबैसिलस लैक्टिस प्रमुख है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की। लैंडस्टीनर, जेनिंग्स, लैटिनियो मास्ट, कार्ल मार्क्स। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है लैंडस्टीनर। ऑस्ट्रिया के थे ये। लैंडस्टीनर ने 4 रक्त समूहों की खोज की। कौन कौन से, ए, बी, फिर ए बी और ओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, प्याज, आलू, अदरक ये सभी क्या है, जड़ है, तना है, अपस्थानिक जड़ें या शल्कपत्र। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है बी, तना है। ये सभी तने के रूपांतरण है, यानी कि इनका जो संग्रह अंग है वो क्या है, तना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। ऑप्शन यहां पे आपका कौन सा सही होगा। वेरी गुड। अभी मैंने एक क्वेश्चन करवाया, प्रथम चरण के उपभोक्ता कहलाते हैं वो उपभोक्ता जो अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहता है। प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि शाकाहारी कहलाता है। जैसे चरने वाले पशु, बकरी हुआ, खरगोश, ऊंट, गाय, हिरण, ये सभी इसी कैटेगरी में आते हैं, प्रथम चरण के उपभोक्ता की कैटेगरी में। अभी मैंने क्वेश्चन करवाया, निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है। जैव अपघटनीय प्रदूषक, जीवों के द्वारा अपघटित होने वाला प्रदूषक कौन सा है। एस्बेस्टस, वाहित मल, प्लास्टिक, पारा। क्वेश्चन मैंने करवाया है। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है 121 का बी, वाहित मल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, उपर्युक्त सभी। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है डी,
कार्बोहाइड्रेट, विकल्प आपका सही हो जाता है डी, उपर्युक्त सभी। ऊर्जा का स्रोत होते हैं। एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट से शरीर को कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से शरीर को लगभग 4 किलो कैलोरी, कितनी? 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? जल्दी जल्दी से आप लोग रिप्लाई करते रहिए। 123 विटामिन सी का रासायनिक नाम है, विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है डी, एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहते हैं? कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहते हैं? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र कहते हैं, ऊर्जा गृह कहते हैं। अगला है पावर हाउस भी कहते हैं। फूलों में अंडाशय के अंदर छोटी छोटी गोल संरचनाएं पाई जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ये पुष्प है, अंडाशय, तो यहाँ पे छोटी छोटी ऐसे गोल संरचनाएं लगी होती हैं, उसे क्या कहते हैं? 125 का यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाता है सी, बीजांड कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है देवा शरीफ मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? देवा शरीफ मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? आपको बताना है। यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? वेरी गुड। एक बार आप सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल पे जुड़ चुके हैं। अभी देखिए कितने लोग देख रहे हो, लाइक कितना कम है। आप लोग खुद देखिए, ऑनेस्टी से, ईमानदारी के साथ एक बार आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए जल्दी से। रेशियो आप लोग खुद देख लीजिए कितना है, रेशियो आप लोग देखिए तो हाँ जल्दी से कर दीजिए। आपको कुछ भी नहीं लग रहा है आप लोगों का, एक बार हमारे भी कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा बढ़ा दिया करिए। 126 का ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, बाराबंकी। कहाँ पे लगता है? बाराबंकी। एक लाइक और एक शेयर, बस और कुछ नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है? 127 का ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है ए, मथुरा में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, ये सूची को मिलान कराना है। कौन कहाँ पे मिलता है? देखिए आंवला कहाँ पे फेमस है? मेरठ, दिया सलाई, लकड़ी के खिलौने, ये सभी आपको सही विकल्प का यहाँ पे चुनाव करना है, या फिर किस तरीके की सूची दूसरे में दी गई वो देखना है। आंवला से क्या बनता है या फिर ऐसा। तो यहाँ पे देखिए आंवला उर्वरक का काम करता है, ये हो गया। चलिए मेरठ, मेरठ में खेल का सामान। अच्छा यहाँ पे नीचे भी है, चलिए चलिए तभी तो, रुक जाइए, चलिए कोई बात नहीं, अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, क्लियर ना। चलिए यहाँ पे ही देख लेते हैं, अब नीचे वो मैच नहीं हो पाएगा, अब पूरा स्क्रीन पे नहीं दिखेगा। 128, फिर उसके बाद दिया सलाई कहाँ पे? बरेली ना, ठीक। लकड़ी के खिलौने बच रहा है आपका वाराणसी, ये मैच करवा दीजिए। हाँ वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन वो दूसरे श्रेणी में जो उसमें रखा गया सूची में, उसके अकॉर्डिंग देखना होता है। जल का क्वथनांक बिंदु कहलाता है। जल का क्वथनांक बिंदु इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 129 जल का क्वथनांक बिंदु। जल्दी से आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है बी, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल उबलने लगता है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस ही जल का क्वथनांक बिंदु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोचीन बंदरगाह स्थित है। कोचीन बंदरगाह कहां पर स्थित है? 130 कोचीन बंदरगाह मालाबार तट पर स्थित है। विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी से आप लोग रिप्लाई करते रहिए। वेरी गुड। भारत की पहली बुलेट ट्रेन कहां से कहां तक प्रस्तावित है? 131 हो चुकी है। 31 का ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? चलिए जल्दी से रिप्लाई करिए आप लोग। सी, मुंबई से अहमदाबाद। नेक्स्ट है, खेल स्वयं तथा स्वैच्छिक के द्वारा की जाने वाली गतिविधि है। खेल स्वयं तथा स्वैच्छिक के द्वारा की जाने वाली गतिविधि है, ये कथन किसका है? 132 का यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, ईस्टर्न का है। अगला है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। सबसे लंबी नदी पूछा जा रहा है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। तो
तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, विकल्प आपका यहाँ पे सही क्या होगा, सी गोदावरी। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप लोग कंफर्म मानिए यहाँ तक 125 प्लस आप लोग स्कोर करके आएंगे। आप लोग एग्जाम में देखिएगा, आप लोग खुद कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे कि मैम मेरा 125 प्लस है। 133 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है, सी गोदावरी। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 1465 किलोमीटर। यह त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र के निकट से निकल करके दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए कहां पे गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। कार्डेमम पहाड़ियां किन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है, कार्डेमम की पहाड़ियां किन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 134 विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है, केरल और तमिलनाडु। कहां पे ऑप्शन है, सी, केरल तथा तमिलनाडु राज्य की सीमाओं पर ये स्थित है। अगला है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार जिन राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण है वे क्रमशः कौन है। 135 ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है, बी, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नर्मदा और सोन नदियां कहां से निकलती हैं, नर्मदा और सोन नदियां कहां से निकलती हैं, अमरकंटक पहाड़ी, सतपुड़ा पर्वत, ये है, फिर इधर देखिए 136 विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है, अमरकंटक पहाड़ी से। कहां से निकलती हैं, अमरकंटक पहाड़ी से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। 137 का यहां पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी, अनुच्छेद 123। संविधान से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहां पे देखने को मिलेगा, एग्जाम में आपके पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी प्रमुख गैस है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी प्रमुख गैस कौन सी है। 138 चलिए जल्दी से, ये सारे क्वेश्चन खूब करवा चुके हैं। विकल्प आपका यहां पे सही हो जाता है, सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इन गैसों की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। पर्यावरण को मुख्य रूप से विभाजित किया जाता है किसमें। 139 विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है, डी, उपयुक्त सभी में। प्राकृतिक और भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, मानव निर्मित पर्यावरण। देखिए प्राकृतिक और भौतिक आप सभी जाने, सामाजिक और सांस्कृतिक आप एससीईआरटी में था आपके। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सामाजिक, विद्यालय हो गया, अस्पताल हो गया, ये सब सामाजिक में आता है। सांस्कृतिक में जो आपका सोसाइटी में जो कल्चर होते रहते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, 140 सभी हैं, जीवमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल। ऑप्शन आपका सही हो जाता है, डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वायुमंडल का लगभग 99% भाग किन गैसों से बना है। आपको एससीईआरटी करा रहे थे तब बताया था, क्वेश्चन में भी बताया था 99% भाग। अब जल्दी से 78%, फिर क्या है 21%, फिर उसके बाद और 1% में सारी गैसें 0.03 कितना है, CO2 है और सभी हैं। तो ये दोनों मिलाकर के दोनों मिलाकर के कितना हो जाएगा, 8 1 9 हो गया, 7 2 9, 99% हुआ। कौन सी गैस है, विकल्प आप लोग जल्दी से टिक करिए, 100 नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी सही हुआ ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। पर्यावरण के प्रमुख घटक, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी पूछा गया, ये भी पूछा गया। 142 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है, सी, जैविक और अजैविक दोनों। अब यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सरल ऊतक है। अब यहाँ पे साइंस से क्वेश्चन आपका पूछा गया, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, उपरयुक्त सभी। तो 143 का यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाता है, डी, ये सभी हैं, सरल ऊतक की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, पैरेनकाइमा मृदु ऊतक, कोलेनकाइमा स्थूल कोण ऊतक होता है, फिर ये दृढ़ ऊतक होता है। चलिए, पर्यावरण अपकर्षण से क्या आशय है, कई बार हम बता चुके हैं आपको। पर्यावरण अपकर्षण से क्या आशय है। 144 ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है, डी, सभी होगा इसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे स्थायी पारितंत्र है, सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? 145 विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है। देखिए, समुद्र, रेगिस्तान, वन, समुद्र, घास के मैदान में से आपका ऑप्शन सही हो जाता है ये समुद्र। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, पर्यावरणीय शिक्षा की औपचारिक विधियां हैं, पर्यावरणीय शिक्षा की औपचारिक विधियां कौन सी हैं? 146 ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, ये सभी। स्वयं खोज विधि, प्रयोग प्रदर्शन विधि, निरीक्षण विधि, भ्रमण विधि और योजना विधि, उपर्युक्त सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, पर्यावरणीय शिक्षा के प्रमुख लाभ हैं, पर्यावरणीय शिक्षा के प्रमुख लाभ कौन कौन से हैं? 147 तो पर्यावरण प्रदूषण की जानकारी प्राप्त होना, पर्यावरण प्रदूषण से बचाव की जानकारी, विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है डी, उपर्युक्त सभी। तो एक बार जितने भी स्टूडेंट हमारे देख रहे हैं वीडियो को, जल्दी से एक बार आप सभी लोग लाइक कर दीजिए। 100% लाइक तो एक बार कर ही दीजिए। जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से आप लोग। वेरी गुड। चलिए, कब एक बार तो ऐसा करिए कि पूरा लाइक आप लोग कर दीजिए और एक शेयर, एक लाइक और एक शेयर आप लोग करते रहिए जल्दी से। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 148 एग्जाम से पहले आप लोग समझिए एग्जाम दे रहे हैं और हाँ, पूरा क्वेश्चन पेपर आपके सिलेबस पर ही है, एकदम सिलेबस पर। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का शिक्षण में क्या योगदान है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का शिक्षण में क्या योगदान है? 148 का ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, उपर्युक्त सभी। विद्यार्थी की प्रगति की सीमा और मात्रा को नियमित रूप से आंकने में सहायता देता है, अध्यापक को प्रभावकारी कार्यनीति आयोजित करने में सहायता करता है, कमजोरियों का निदान करने में भी सहायता करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री होती है, शिक्षण सहायक सामग्री होती है, विकल्प सही हो जाता है आपका डी, उपर्युक्त सभी। दृश्य सामग्री, श्रव्य और दृश्य श्रव्य दोनों। ये अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शिक्षण संबंधी प्रमुख समस्याएं हैं, शिक्षण संबंधी प्रमुख समस्याएं कौन सी हैं? 150 दोषपूर्ण शिक्षण पद्धति और पाठ्यक्रम, ये भी है। शिक्षक का बुरा व्यक्तित्व एवं नीरस अध्ययन, ये तो सबसे ज्यादा। शिक्षक का व्यक्तिगत रुचि में अभाव एवं दोषपूर्ण गृह कार्य, ये सभी है। ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी। तो अब प्लेग कैसी बीमारी है? विषाणु से होने वाली कवक, जीवाणु या फिर खनिज? यहाँ पर हमारा उत्तर सही हो जाता है, जीवाणु जनित बीमारी है। प्लेग किससे होती है? जीवाणु से होता है। पाश्चुरेला पेस्टिस इसका नाम है। आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, गैसीय अपशिष्ट है, गैसीय अपशिष्ट कौन सा है? यहाँ पर सब्जी और फलों के छिलके होते हैं या फिर घरों की नालियों का गंदा पानी होता है, खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा। गैसीय अपशिष्ट की बात यहाँ पर हो रही है तो विकल्प आपका डी से हो जाता है, लकड़ी, कोयला से जलने वाला धुआं। धुआं निकलेगा तभी तो गैसीय अपशिष्ट होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे या फिर बीज द्वारा, फल द्वारा या फिर कायिक जनन द्वारा वितरित पौधे? इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब हमारा हो जाता है विकल्प सी, फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे दूर दूर तक प्रसारित होंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहजीवी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है? मतलब जब एक जीव लाभान्वित होता बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए बिना तो इसे हम क्या कहते हैं? इसका सही जवाब हो जाता है विकल्प आपका बी से होता है, सहभोजीय। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाता है तो मोर का पोषण तल क्या होगा? बिल्कुल सही है, विकल्प यहाँ पर हमारा डी से हो जाता है, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है? बलुआ पत्थर है, ग्रेनाइट है, संगमरमर या फिर चूना पत्थर? विकल्प आपका डी से होता है, चूना पत्थर है। अगला क्वेश्चन है, महासागरों में निम्नलिखित में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? महासागरों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है? मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड या फिर सोडियम क्लोराइड है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, कौन सा सही होगा?
बिल्कुल सही जवाब है। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है डी, सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसे हम साधारण भाषा में कहते हैं नमक। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? यहाँ पर विकल्प आप सभी के सामने ये रहा, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश। यहाँ पर हमारा उत्तर सही हो जाता है विकल्प ए, उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? निम्नलिखित में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? कौन सी मिट्टी भारत में ज़्यादा पाई जाती है? काली या फिर जलोढ़ मिट्टी? लाल और बलुई मिट्टी तो है नहीं, लाल और जलोढ़ और काली मिट्टी में से आपका उत्तर सही हो जाता है विकल्प बी, जलोढ़ मिट्टी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितने भी ये क्वेश्चन आप देखेंगे ना पूरा कवर हो जाएगी ईवीएस का। कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं, देखिए, प्रथम चरण उपभोक्ता, द्वितीय, तृतीय या फिर उपभोक्ता ही कहते हैं। जो निर्भर करते हैं उन्हें हम उपभोक्ता कहते हैं, जो भोजन का उत्पादन करते हैं उन्हें हम उत्पादक कहते हैं। उत्पादक केवल हरे पौधे होते हैं। तो जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं, हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, इस तरीके से। तो यहाँ पर शाकाहारी जंतु विकल्प आपका यहाँ पर ए से हो जाता है, प्रथम चरण उपभोक्ता की कैटेगरी में आते हैं। करेक्ट। आगे देखिए, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण क्या है? लक्ष्य केंद्रित विधि है, सृजनात्मक है, चयनात्मक है या उपर्युक्त सभी विधि है। तो यहाँ पर हमारा विकल्प डी से हो जाता है, सरकारी ऑप्शन है विकल्प डी। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। यह विधि मितव्ययी नहीं है। इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से ना करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध और विश्वसनीय नहीं होता है। इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा विकल्प कौन सा सही होगा? आप लोग जल्दी से बताएंगे। विकल्प आपका डी से होता है, उपर्युक्त सभी है। अगला क्वेश्चन है, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम की सही परिभाषा आपको बतानी है। कौन सा आपका उत्तर सही होगा? इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम की सही परिभाषा, देखिए, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र जो होता है उसे हम कहते हैं इकोसिस्टम कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। जीव समुदाय और उसके वातावरण, जो भी इसमें जीव समुदाय में जैविक, अजैविक, जीवी घटक हैं और फिर अजैविक में उसके वातावरण का आ जाता है संतुलन। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? यहाँ पर हमारा उत्तर सही हो जाता है विकल्प में, शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना, शरीर का भार कम होना, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञानुसार कार्य कर सकते हैं या फिर अधिक तेज चाल है। मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ होता है हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञानुसार कार्य कर सकते हैं। ये विकल्प आपका सी सही हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को हम क्या कहते हैं? भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को कहते हैं फिजियोग्राफ है, सिस्मोग्राफ है, कार्डियो या फिर बैरोग्राफ है। भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को आप सभी जानते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाता है विकल्प बी, जग जाहिर है सिस्मोग्राफ है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? बहुत ही आसान सा, हद से ज़्यादा आसान क्वेश्चन। मंगल है, बृहस्पति है, शुक्र है या फिर बुध है? यहाँ पर विकल्प हमारा डी से हो जाता है, बुध ग्रह। कौन सा है? सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? विकल्प आपका डी से होता है, बुध ग्रह है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब हो जाता है हमारा विकल्प बी से होता है, गुजरात में। गिर राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। निरीक्षण विधि की विशेषता कौन सी नहीं है? यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, ये इसकी विशेषता है। प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है, बिल्कुल है। ये एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में कार्य करता है। यह विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। तो यहाँ पर हमारा विकल्प बी, ये सी सही हो जाता है। ये एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है, प्रशासक के रूप में नहीं होगा,
इसमें शिक्षक हेल्प करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाहनी ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? डीजल है, पेट्रोल है, द्रवित पेट्रोलियम गैस, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, संपीडित प्राकृतिक गैस, कौन सा यहाँ पर हमारा विकल्प सही होगा? निम्नलिखित वाहनी ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही, विकल्प मतलब पर्यावरण के लिए कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, विकल्प आपका डी सी हो जाता है, संपीडित प्राकृतिक गैस है। संपीडित प्राकृतिक गैस इसका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? जीव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र, रासायनिक, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो किसी पारितंत्र में जो तत्वों का चक्रण होता है उसे हम कहते हैं जीव भू रासायनिक चक्र, विकल्प आपका ए सही होता है। एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, एक बार जोरदार तरीके से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे फटाफट से। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराएंगे कम टाइम में, ये हमारा वादा है। और ऐसा नहीं, थ्योरेटिकल क्लासेस आपको कंटिन्यू प्रोवाइड कराई जा रही है और साथ ही साथ में एक्सप्लेनेशन वाले सारे क्वेश्चंस भी कवर कराए जा रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसी वीडियोस भी होती है जिसमें आपका टाइम कम लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, ये आपकी डिमांड पर होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? बहुत ही आसान सा, सभी को पता है। पता है तो बताइए। बिल्कुल सही, विकल्प आपका यहाँ पर बी सी हो जाता है, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति कैसी है? विटामिन है, ये प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, विकल्प आपका कौन सा सही होगा? इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, इसका सही जवाब हो जाता है, विकल्प आपका बी से होता है, प्रोटीन है। इसका सही जवाब इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति, विकल्प आपका बी से होता है, प्रोटीन है। आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है? मूल शीर्ष में होता है, परागकणों में होता है, तने में, या फिर पराग कोश में होता है? अर्धसूत्री विभाजन, विकल्प आपका डी सी हो जाता है, पराग कोश में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता में मांसाहारी है, सर्वाहारी, शाकाहारी, या फिर डिट्रीवोर है? जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता, अभी मैंने आपको बताया शाकाहारी, इससे पहले के क्वेश्चन में भी यही था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि, यह आपको बताना है, ब्रूफेन है, बी कॉम्प्लेक्स, पैरासीटामॉल, लिव 52, ये तो लीवर से रिलेटेड है, और ये विकल्प आपका सी से हो जाता है, पैरासीटामॉल है, ये सभी जानते हैं। अगला है, दही निर्माण हेतु कौन सा सूक्ष्म जीव उत्तरदायी है? दही निर्माण हेतु, दही बनाने के लिए कौन सा सूक्ष्म जीव उत्तरदायी है? एस्परजिलस है, स्ट्रेप्टोकोकस है, रेट्रोवायरस है, लैक्टोबैसिलस है? इसका सही जवाब कौन सा होगा? दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्म जीव उत्तरदायी है? इसका सही जवाब हो जाता है, विकल्प आपका डी, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? लैंडस्टीनर है, जेनिक्स, पैंटिंग एवं मास्ट, कार्ल मार्क्स? विकल्प आपका यहाँ पर कौन सा सही होगा? विकल्प आपका यहाँ पर ए सही हो जाता है, लैंडस्टीनर। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, प्याज, आलू, अदरक हैं। प्याज, आलू, अदरक सब क्या है? जड़ है, तना है, अपस्थानिक जड़ें हैं, शल्क पत्र है? प्याज, आलू, अदरक, ये सभी किसकी कैटेगरी में आते हैं? कुछ नहीं समझ आ रहा तो आलू आपको पता ही है, तना है, तो ये विकल्प आपका बी से होता है, तना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव कौन सा है इसमें से? विकल्प में से स्पाइरोगायरा है, विषाणु है, पैरामीशियम है, हाइड्रा है? एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव, विकल्प आपका सी सी हो जाता है, पैरामीशियम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? यानी कि साबुन की जगह पर किसका प्रयोग किया जाता है? रुद्राक्ष है, रीठा है, तेंदु है, उपर्युक्त सभी है? तो साबुन का विस्थापन है, तो ये विकल्प आपका बी से होता है। बाल धुलने के लिए देखिए रीठा का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि झाग उत्पन्न होता है, विकल्प आपका बी से होता है, रीठा है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है?
बैरोमीटर है, थर्मामीटर, सिस्मोग्राफ, हाइग्रोमीटर। जल्दी से बताइए विकल्प आपका कौन सा सही होगा। आपको मैंने बताया विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाता है ये बैरोमीटर। बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है, थर्मामीटर से टेम्परेचर मापा जाता है, सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र होता है, और हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं, अभी एक दिन पहले की क्लास में बताएगा। हाइग्रोमीटर नाम से पता चल रहा है ना कुछ। चलिए आप लोगों के लिए ये काम है, जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइए फटाफट से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बीटी कपास है। बीटी कपास क्या है। एससीईआरटी में एकदम से एक ऐसे पैराग्राफ बना करके दिया गया, 7th क्लास। एक संकर पौधा, एक ट्रांसजेनिक पौधा, प्राकृतिक पौधा, औषधीय पौधा, तंतु से वस्त्र तक, इस चैप्टर का नाम है। यहाँ पर हमारा विकल्प सही हो जाता है विकल्प बी, ट्रांसजेनिक पौधा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मतलब इसमें कुछ गुण मिलाए गए हैं इसमें, तो फिर ये जाकर के एक नई प्रजाति तैयार की गई है। ये है ट्रांसजेनिक पौधा, जिसमें कि जो मनचाहा लक्षण है वो डाल करके बनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक सल्फर डाइऑक्साइड है, H2S है, और नाइट्रोजन है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड है। करेक्ट। सल्फर डाइऑक्साइड H2O से मिलता है, तो ये क्या बनाता है, H2SO4, इसे कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। अम्ल वर्षा में, और साथ ही साथ में एक और गैस इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं प्लस H2O से मिलते हैं, ये बनाते हैं HNO3 नाइट्रिक अम्ल। लेकिन यहाँ पर यही पूछा जा रहा है, तो निम्न में से कौन सा है, तो विकल्प आपका ए सही होता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, टुंड्रा है, सवाना है, मरुस्थल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर एग्जाम में ये पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर सही हो जाता है, ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है। कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम कार्बाइड, या फिर कैल्शियम क्लोराइड। और पता है सबसे इम्पॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये क्वेश्चन भी खूब पूछा जाता है। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, विकल्प ए कैल्शियम कार्बोनेट है। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला है, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है। विकल्प आपका कौन सा सही हुआ, एड्स है, टाइफाइड है, एनीमिया है, टिटनेस है। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है। यहाँ पर हमारा उत्तर सही हो जाता है, विकल्प बी टाइफाइड है। विकल्प आपका बी से होता है, टाइफाइड है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन आपको बताना है, टाइफाइड बीमारी में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। चलिए विकल्प आपको देते हैं, आंत है, हृदय है, फेफड़ा है, यकृत है, कोई नहीं है। कौन सा सही होगा आप लोग जल्दी से बताइए, इसी विकल्प में से सही हो जाएगा। अगला है, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, यहाँ पर मीथेन है, ये CH4 है, मीथेन है, वेपर भी है। ठीक है, लेकिन ये कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। विकल्प आपका यहाँ पर सी हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है। द्विबीजपत्री डाइकोटिलिडनस कौन सा है। बांस है, केला है, गन्ना है, सरसों है। जिसके बीच में द्विपत्र होते हैं, जैसे चना हुआ ना, ऐसे तोड़ने पर ये दो बीज पत्र दिखाई देते हैं इनके बीच में। विकल्प यहाँ पर आपका डी से हो जाता है, सरसों है। आपको क्लियर समझ आता है, सरसों को तोड़ते हैं तो दो इसके इस तरीके से पार्ट हो जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है। जाइलम नलिका, फ्लोएम है, कैम्बियम है, पैलिसेड टिश्यूज है। तो इसका सही जवाब होता है, जो जल का अधिग्रहण होता है जाइलम के द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा होता है। जल के द्वारा देखिए जल और खनिज लवण होता है साथ ही साथ में, और फ्लोएम के द्वारा भोजन जो पत्तियों में बनता है, पत्तियों में बनने के बाद इसे पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। किसके द्वारा, जाइलम फ्लोएम नलिकाओं के द्वारा। और जाइलम नलिकाओं के द्वारा क्या होता है, जैसे ये पौधा जड़ है तो यहाँ से जाइलम नलिकाएं पौधों के विभिन्न भागों तक फैली होती है, तो यहाँ से जल और खनिज लवण पौधों के विभिन्न भागों तक पहुँचाई जाती है। किसके द्वारा, जाइलम नलिका के द्वारा। फ्लोएम के द्वारा
पौधे पत्तियों में भोजन बनाते हैं, उसे पत्तियों से जो भोजन होता है उसके पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। किसके द्वारा? फ्लैम नलिकाओं के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? ऋग्वेद है, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद है? विकल्प आपका कौन सा सही होगा? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसमें विकल्प आपका सही हो जाता है, विकल्प आपका ए ऋग्वेद। कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? विकल्प आपका ए सही होता है, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? ओजोन और ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन, आर्गन और ओजोन। फटाफट से आप लोग नीचे रिप्लाई करते रहिए, फटाफट से कमेंट सेक्शन में। देखिए 99%, पहले तो ये देखिए गैसों का प्रतिशत, नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन मोटे मोटे में 21%, 0.03% किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर 99% कौन बना रहा है? 8 1 9 7 2 9। तो यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कहाँ है? विकल्प, विकल्प आपका बी से होता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, करेक्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट यहाँ पर ध्यान से देखिए। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है? पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य, विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, छात्रों के प्रत्यक्ष अनुभव उपलब्ध कराना। देखिए पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव में वृद्धि कराना है। और साथ ही साथ में देखिए कुछ होता है ना, जब कोई चीज़ प्रत्यक्ष अनुभव करके सीखी जाती है तो थोड़ी सी ज़्यादा स्थायी होती है। और आपको बताते चलते हैं जो कि पर्यावरण में हो रही चीज़ें हैं, पर्यावरण जो चुनौतियां हैं, इसके संबंध में छात्र ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेते हैं और जागरूक भी होते हैं अगर प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं तो। आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? इसको कैसे पहचानेंगे? कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? इसको कैसे पहचानेंगे? देखिए कार्यकीय रूप से जो शुष्क मिट्टी है ना, ये जो मतलब एरिड सॉइल है, एरिड सॉइल ये मतलब ऐसे जो शुष्क मृदा है, ये शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, पहले तो ये जानिए। और इस प्रकार की मिट्टी में ना, विकल्प आपके यहाँ पर सी सही होता है, इस प्रकार की मिट्टी में जो घुलनशील लवण और फास्फोरस की मात्रा होती है वो अधिक होती है। और आपको बताते चलते हैं शुष्क मिट्टी में नाइट्रोजन और कार्बनिक तत्व की मात्रा कम होती है और ये सबसे कम जो उपजाऊ मृदा होती है ये, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? इसका सही जवाब हो जाता है विकल्प आपका सी से होता है, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन से छात्रों के अधिगम स्तर का पता चलता है, कितना सीखा ये पता चलता है। यदि छात्र कमज़ोर है तो उसके बारे में जानकारी करके उसकी मतलब रिमीडियल टीचिंग कराई जाती है। और देखिए सतत व्यापक मूल्यांकन होते रहने से ना विद्यार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय भी नहीं उत्पन्न होता है। आगे हम बढ़ेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? यहाँ पर हमारा विकल्प सही हो जाता है, विकल्प सी चुनकर चरना। देखिए घास चरने वाले पशु सभी वनस्पतियों को नहीं चरते हैं, लेकिन कुछ ही वनस्पतियाँ अधिक चरते हैं, जिससे वे वनस्पतियाँ धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और उनके स्थान पर अन्य वनस्पतियाँ उग जाती हैं। तो इसलिए चरने वाले पशु जो हैं वनस्पतियों को चुनकर ही चरते हैं, तो इससे वनस्पतियों में परिवर्तन होता रहता है। तो चुनकर चरने से ये वनस्पति को बदल देते हैं। आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? ध्यान से देखिए, पोटेशियम और विटामिन के, कैल्शियम और विटामिन ई, कैल्शियम और विटामिन सी, कैल्शियम और विटामिन डी। इसका सही जवाब विकल्प आपका डी से होता है, कैल्शियम और विटामिन डी है। कैल्शियम और विटामिन डी स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक होते हैं और इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक बीमारी होती है। बच्चों में देखिए, ध्यान से देखिए, बच्चों में रिकेट्स और जो वयस्क होते हैं उनमें क्या होता है? ओस्टियोमैलेशिया। क्या होता है? ओस्टियोमैलेशिया नामक बीमारी होती है, ठीक है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम, विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल है। क्या है? कैल्सीफेरॉल है। आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट ध्यान से देखिए आगे। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम
K2 है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा माउंट धौलागिरी है। विकल्प यहाँ पर ए सही होता है, K2 है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट गार्डविन ऑस्टिन या फिर K2 किस श्रेणी पर स्थित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो ये काराकोरम श्रेणी है। कौन सी है? काराकोरम श्रेणी पर है ये। और आपको बताते चलते हैं, समुद्र तल से अगर इसकी ऊंचाई की हम बात करते हैं तो 8,611 मीटर है। और ये जो K2 है ना, पाक अधिकृत भारतीय भूभाग में स्थित है, ये भी जानते रहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है किस पर? प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि किस पर आधारित है? विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत पर, या फिर शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, या फिर शिक्षण विधि के सिद्धांत पर? तो इसका सही जवाब हो जाता है विकल्प आपका डी, शिक्षण विधि के सिद्धांत पर आधारित है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि शिक्षण विधि के सिद्धांतों पर आधारित होती है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को स्वाभाविक रूप से उनकी रुचि के अनुसार शिक्षा देना है, जिससे कि छात्रों का नैसर्गिक हर तरीके से सर्वांगीण विकास होता रहता है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है? वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल। तो यहाँ पर विकल्प हमारा सही हो जाता है डी, जो वातावरण की वायुमंडल की सबसे निचली परत है उसका नाम है क्षोभ मंडल। आपको हम बताते चलते हैं, सभी ये जो मंडल है, मतलब धरातल से जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो किस तरीके से स्तर का विभाजन हुआ है। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्षोभ मंडल ये देखिए, ये 0 से लेकर के 12 किलोमीटर। फिर समताप मंडल की बात करते हैं, 12 से लेकर के 50 किलोमीटर। मध्य मंडल फिर इसके बाद आता है, मध्य मंडल है 50 से लेकर के 80 किलोमीटर। फिर उसके बाद से आता है आयन मंडल 80 से लेकर के 640 किलोमीटर है। बहिर्मंडल 640 किलोमीटर से ऊपर है। क्लियर है? चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है? स्कर्वी है, वेरी है, रतौंधी है, थकान है। कौन सा सही होगा? विकल्प आपका ये सही हो जाता है, स्कर्वी है। एक बार सभी स्टूडेंट वीडियो को फटाफट से लाइक और शेयर करेंगे, जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं और आने वाले भी हैं। विकल्प आपका यही सही होता है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी के कारण होने वाला रोग है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। और ये किसमें पाया जाता है? विटामिन सी खट्टे रसदार फल जैसे आंवला है, नारंगी, नींबू है, संतरा है, अंगूर है, टमाटर, इन सभी में विटामिन सी पाया जाता है। ये सभी विटामिन सी के अच्छे सोर्स माने जाते हैं। भारत की प्रथम महिला IPS अफसर कौन है? प्रतिभा पाटिल, पद्मजा नायडू, किरण बेदी या फिर हंसा मेहता? विकल्प आपका सी से होता है, किरण बेदी हैं। भारत की प्रथम महिला IPS अफसर किरण बेदी हैं। और ये 1972 में भारतीय पुलिस सेवा में सम्मिलित होने वाली ये प्रथम महिला अधिकारी बनी थी। और वर्तमान समय में ये कहाँ पर है? पुदुचेरी की उपराज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, असम का प्रसिद्ध एक सींग वाला जो गैंडा है, ये वाला वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? असम का प्रसिद्ध एक सींग वाला गैंडा, ये वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? मानस है, काजीरंगा, गिर जंगल है, कान्हा किसली है? विकल्प हमारा यहाँ पर कौन सा सही होगा? असम का प्रसिद्ध एक सींग वाला गैंडा, विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है विकल्प आपका बी, काजीरंगा। विकल्प आपका बी से होता है, काजीरंगा है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है या फिर वन्यजीव अभ्यारण्य असम राज्य में है। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा गया किसी एग्जाम में। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, ये जानते रहे किस नदी के किनारे? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। और आपको बताते चलते हैं, इसे 1950 में 1950 में वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था, जबकि 1974 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। और आपको बताते चलते हैं, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इस अभ्यारण्य में एक सींग वाले गैंडे और हाथियों का प्रमुख रूप से निवास मिलता है। लेकिन अक्सर पूछा जाता है एक सींग वाला गैंडा, लेकिन साथ साथ में अगर हाथियों से भी रिलेट करके पूछा जाए तब भी आपको उत्तर सही हो जाएगा, काजीरंगा ही। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? बेसाल्ट है, चूना पत्थर, स्लेट है, ग्रेफाइट है। आग्नेय चट्टान का उदाहरण विकल्प आपका यहाँ पर ए सही हो जाता है, बेसाल्ट है। तो आपको बताते चलते हैं, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पर नोट करवाते हुए चलेंगे। पृथ्वी का जो बाहरी भाग है, बाह्य भाग जो है, ये कठोर खनिज से बना हुआ, किससे बना हुआ है? कठोर खनिजों से मिलकर के बना हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं? चट्टान कहते हैं। और आपको बताते चलते हैं, इनका जो निर्माण है ना,
ठोस अवस्था में पाए जाने वाले विभिन्न खनिजों से होता है। और आपको यहाँ पर हम कुछ आग्नेय चट्टान के एग्जाम्पल बताएंगे, जैसे बेसाल्ट है, ग्रेनाइट है, ये सभी आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। आग्नेय शैलों का निर्माण कैसे होता है? देखिए, आग्नेय शैलों का निर्माण उस समय हुआ था जब पृथ्वी के भीतर के जो गर्म द्रव पदार्थ हैं, यानी कि जो मैग्मा है ये ठंडा होकर के ठोस रूप में परिवर्तित हो गए थे। आग्नेय शैलों में सिलिका मुख्य रूप से पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिलिका मुख्य रूप से पाया जाता है और ये रवेदार होते हैं। आग्नेय शैलों में सिलिका मुख्य रूप से पाया जाता है, ये रवेदार होते हैं, छोटे छोटे दानों के समान होते हैं, इनमें परत नहीं पाई जाती है। आग्नेय चट्टान का संबंध अक्सर जब भी कभी क्वेश्चन आया, ध्यान दीजिएगा, मैग्मा यानी कि ये सभी ना ज्वालामुखी क्रिया से होता है, ज्वालामुखी क्रिया से ये संबंधित होता है आग्नेय चट्टान। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में? इसका सही जवाब हो जाता है विकल्प आपका बी से होता है, स्ट्रेटोस्फीयर है। स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि अगर हिंदी में आ जाता है समताप मंडल तो चिल्लाना नहीं है, दोनों एक ही मतलब, समताप मंडल कहिए या फिर स्ट्रेटोस्फीयर। इसके निचले भाग पर मुख्यतया अगर हम बात करेंगे, 1 किलोमीटर की बात करते हैं तो 15 से लेकर के 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये ओजोन परत पाई जाती है। और ये परत मानव जीवन की सुरक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ओजोन परत क्यों मानव के जीवन की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है? क्योंकि सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं, इनका ये अवशोषण करके पृथ्वी पर आने से रोकती हैं। इससे क्या होता है, इन किरणों से त्वचा कैंसर का खतरा होता है, लेकिन ये ओजोन परत की वजह से खत्म हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन है, सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन है? सिख धर्म के संस्थापक, विकल्प आपका डी से हो जाता है, गुरु नानक देव हैं। विकल्प आपका डी से होता है, गुरु नानक देव हैं। और गुरु नानक देव सिख धर्म की स्थापना इन्होंने की थी। और गुरु नानक ने इन्होंने निराकार ईश्वर को माना था और निराकार ईश्वर को इन्होंने अकाल पुरुष की संज्ञा दी थी। चलिए आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र क्या है? भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? फिजियोग्राफ है, सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ या फिर बैरोग्राफ? आपको बताते चलते हैं, है जो मतलब एक तरीके से जो भूकंप है, भूकंप की तीव्रता का मापन किस स्केल पे होता है? रिक्टर स्केल पर होता है। किस पर होता है? रिक्टर स्केल पर होता है। और एक और स्केल है जिसे हम कहते हैं मर्केली स्केल। किस पर होता है? रिक्टर और मर्केली स्केल पर होता है। ठीक है, रिक्टर स्केल जो है तीव्रता ये लॉगर्थ्यम पर आधारित होती है, लघुगणकीय पैमाने पर आधारित होती है, जिनकी संख्या 1 से 10 के बीच होती, मतलब उस पर अंकित होती है स्केल पे। तो आपको बताते चलते हैं कि जो मतलब भूकंप की तरंगे है ना, इसको भूकंप की तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र बताता है, और जिसमें रिक्टर पैमाना ये लगा रहता है। इसलिए मैंने आपको दोनों चीज़ें बताई, रिक्टर पैमाना भी और फिर सिस्मोग्राफ तो बताना ही था। अगला हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है विकल्प डी, 22 दिसंबर। इसका सही जवाब होता है 22 दिसंबर है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को ये होता है, सबसे बड़ा दिन होगा। और हम यहाँ पर 20 और 21 जून को क्या कहेंगे? शीत अयनांत कहते हैं, और इसे हम कहते हैं ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 20 और 21 जून को सबसे छोटा दिन होगा, ये भी जानते रहिए। और यहाँ पर 21-22 दिसंबर कह सकते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा दिन होगा। दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती सही जवाब है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। ठीक है, और आपको बताते चलते हैं, दयानंद सरस्वती ने ही, इन्होंने ही वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो इसका नारा दिया। और आपको बताते चलते हैं, इन्होंने ही 1875 में 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। कहाँ पर की थी? मुंबई में की थी। क्लियर है? चलिए, वेदों की ओर लौटो, सत्यार्थ प्रकाश, 1875 में आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर? मुंबई में। ये सारी चीज़ें इनसे स्वामी दयानंद सरस्वती से रिलेटेड आपको जानना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू
भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, बिल्कुल सही जवाब है, विकल्प आपका सी सही होता है, असम है। बिहू असम राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है और ये नृत्य बिहू त्योहार के अवसर पर फसल की कटाई के समय और नए मौसम के आगमन पर किया जाता है। और आपको बताते चलते हैं इसमें जो मतलब नृत्य होता है युवा लड़की व लड़कियों द्वारा खुले मैदान में किया जाता है। तो मतलब आप देखेंगे कभी अगर डीडी नेशनल वगैरह देखिए तो फिर उसमें दिखेगा आपको। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहते हैं? खाद्य चक्र, श्रृंखला अभिक्रिया, खाद्य जाल या फिर बायोमास का पिरामिड। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, विकल्प सी खाद्य जाल। देखिए अनेक खाद्य श्रृंखला के परस्पर संबंध को हम क्या कहते हैं? खाद्य जाल कहते हैं। तो खाद्य जाल में आपको उत्पादक भी मिलेंगे, उत्पादक में पौधे होते हैं, उपभोक्ता जंतु भी आते हैं, अपघटक यानी कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो जीवों को नष्ट करके उन्हें मिट्टी में मिला देते हैं, उसमें एग्जाम्पल में है कवक और जीवाणु है। इन सभी को मिला करके पूरा बनता है, एक खाद्य श्रृंखला बनती है। ठीक है, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के माध्यम से जीवधारी जो होते हैं उनमें ऊर्जा का प्रवाह होता है। ठीक है, किसी भी पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशीय या फिर बहुदिशीय होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी पारितंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय होता है, एक ही दिशा में होता रहता है। जो पौधों की आयु की गणना होती है ना, ये जाइलम ऊतक के वार्षिक जो वलय होते हैं उन्हीं को गिन करके की जाती है। पूछा जाता है ना तो आप कहते हैं वार्षिक वलयों की संख्या को गिन करके पता लगाया जाता है कि पौधे की आयु कितनी है। तो ये जाइलम ऊतक का जो वार्षिक वलय है इसी को गिन करके किया जाता है। तो जाइलम ऊतक से संबंधित वो वार्षिक वलय होता है, यही हम आपको बताना चाह रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, प्रथम साहित्य स्रोत विकल्प आपका ये सही होता है, ऋग्वेद है। ठीक है, अगर हम पूरे वैदिक साहित्य की बात करते हैं तो सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद है। और आपको बताते चलते हैं इस ऋग्वेद में कितने 10 मंडल है और 1028 सूक्त हैं। ठीक है, चलिए आपको बताते चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? सबसे पहले तो आप ये जानिए कि नाइट्रोजन का परसेंट 78, ऑक्सीजन का नियर अबाउट 21%, वैसे है 20.95 है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 है। तो इसको छोड़ते हैं, अब यहाँ पर जोड़ लीजिए किसका मिला करके, किन दो गैसों का 819 729, तो लगभग नियर अबाउट हम ये मान लेते हैं 99% हुआ कि नहीं? तो किसका मेल है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का है। क्लियर है? चलिए यहाँ पर हमारा उत्तर कौन सा सही हो जाता है? उत्तर यहाँ पर सही हो जाता है हमारा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, कहाँ पर होता है? पौधों में अर्धसूत्री विभाजन विकल्प यहाँ पर आपका डी से होता है, परागकोश में होता है। कहाँ पर होता है? परागकोश में, एंथर्स में होता है। ऐसे होता है ना, तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के बाद पॉलन ग्रेन्स पराग कणों का निर्माण होता है। ये बाद में नर युग्म मेल गैमेट बनाते हैं, मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं, नर युग्मकोद्भिद बनाते हैं। ठीक है, और आपको बताते चलते हैं प्रजनन के लिए पौधों पर पुष्प उत्पन्न होते हैं, और पुंकेसर जो स्टेमन होते हैं नर जननांग, और जो कार्पल्स होते हैं वो मादा जननांग के रूप में होते हैं, और पुंकेसर में पुतंतु और परागकोश, ये मतलब ये फिलामेंट, और ये एंथर होता है। और अगर हम कार्पेल में बात करते हैं तो ओवरी होता है। ये पूरा इस तरीके से मतलब ऐसे ना, ये ओवरी होता है, स्टाइल होता है, स्टिग्मा होता है। तो ये अलग अलग ऐसे पार्ट होते हैं, डिटेल में पढ़ने पर पता चलता है। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता हम किसे कहते हैं? विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाता है सी, शाकाहारी। विकल्प आपका सी से होता है, शाकाहारी। वे जीवधारी जो अपना भोजन उत्पादकों से प्राप्त करते हैं वे प्राथमिक उपभोक्ता कहे जाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता में तब ये आ जाते हैं शाकाहारी। हमने अभी आपको बताया वे जीवधारी जो अपना भोजन उत्पादकों यानी हरे पौधों से प्राप्त करते हैं। तो आपको हम बताते चलते हैं, एग्जाम्पल अगर लेते हैं, जैसे पौधा है उत्पादक हो गया, उसे खाने वाला हिरण है, तो प्राथमिक ये शाकाहारी प्राणी है, तो ये हो जाता है प्राथमिक उपभोक्ता। मांसाहारी जंतु भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर करते हैं, यानी कि हिरण पर निर्भर करेंगे, जबकि जो सर्वाहारी जंतु होते हैं उत्पादक और उपभोक्ता दोनों पर निर्भर करते हैं। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? तो विकल्प आपका सी से होता है पैरासीटामॉल है। तो पैरासीटामॉल ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है। और आपको बताते चलते हैं, और पैरासीटामॉल बहुत ही आसानी से मिलने वाली ओटीसी दवा है। ओटीसी मतलब होता है ओवर दी काउंटर दवा है, यानी कि इस दवा को किसी भी फार्मेसी से बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ले सकते हैं। ओटीसी है, ठीक है, ओवर द काउंटर है। आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्म जीव उत्तरदायी है? दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्म जीव उत्तरदायी है? तो विकल्प यहाँ पर आपका डी से हो जाता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस लैक्टिस इस बैक्टीरिया का नाम है, और ये दूध से दही बनने की प्रक्रिया को हम कहते हैं किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन कहलाती है। और इस प्रक्रिया में भाग लेने वाला जो जीवाणु है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है, जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। आगे बढ़ेंगे, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? मानव रुधिर वर्ग की खोज सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने की? लैंडस्टीनर, जेनिक्स, पेंटिनोर, मास्ट, कार्ल मार्क्स। यहाँ पर विकल्प आपका ए से होता है लैंडस्टीनर। कार्ल मार्क्स का विकल्प कुछ और दे देते, साइंटिस्ट का ही नाम दे देते। तो आपको बताते चलते हैं, ये ऑस्ट्रिया के जो वैज्ञानिक थे और कार्ल लैंडस्टीनर, इन्होंने 4 रक्त समूह की खोज की थी, ए बी और ओ। इसमें से आपको बताते चलते हैं, ए बी जो है सर्वग्राही है, ओ जो है सर्वदाता है, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है, प्याज, आलू, अदरक सब क्या है? प्याज, आलू, अदरक ये सभी क्या है? जड़ है, तना है, अपस्थानिक जड़ें हैं या शल्क पत्र है? विकल्प आपका यहाँ पर कौन सा सही है? प्याज, आलू, अदरक, विकल्प आपका बी से होता है, ये सभी तना है। क्या है? तना है। प्याज, आलू और अदरक तने का रूपांतरण है, यानी कि इनका जो संग्रह अंग है वो तना है। इनमें सारी चीज़ें जो संग्रहित होती हैं वो तने में होती हैं। आलू एक भूमिगत रूपांतरित तना है जिसे हम कहते हैं कंद, और हल्दी जो है प्रकंद का होता है, ठीक है। प्याज जो है शलकंद का उदाहरण है। आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव कौन सा है? एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव, विकल्प आपका सी से होता है पैरामीशियम है। पैरामीशियम एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है, और ये मेनली किस में आता है? प्रोटोजोआ में आता है, प्रोटोजोआ में आता है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जाता है, पैरामीशियम गति किससे करता है? तो ये सीलिया की सहायता से गति करता है। किसकी सहायता से? सीलिया की सहायता से गति करता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है, यानी कि साबुन की जगह पर किसका प्रयोग किया जाता है? तो विकल्प आपको यहाँ पर बी से होता है रीठा है। रीठा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है। रीठा में एक सैपोनिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सैपोनिन पाया जाता है। सैपोनिन ये साबुन का कार्य करता है, और जल के साथ ये झाग देता है। जब भी आप रीठे से बाल धुलिए, देखिए झाग उत्पन्न करता है कि नहीं। चलिए, और एकदम से नेचुरल है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज की हमारी क्लास कंप्लीट होती है। आपको कैसी लगी? हमेशा की तरह अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल हमारा है, वायु दाब मापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? बैरोमीटर, थर्मामीटर, सिस्मोग्राफ या फिर हाइग्रोमीटर? तो फटाफट से आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। और इसी के साथ ही क्लास आज की कंप्लीट होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स सो मच, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।